हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस कोचिंग पे। दोस्तों, आज हम लोग इसमें जियोग्राफी का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और इसमें टॉप 35 प्रश्न मतलब 35 प्रश्न हम लोग इसमें करेंगे ऑब्जेक्टिव के रूप में, और यह संपूर्ण व्याख्या के साथ हम लोग करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और यह बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ अपनी धुरी पर भी कितना चक्कर पूरा करता है। तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ साथ वह अपनी धुरी पर भी कितना एक लगाता है चक्कर, तो एक चक्कर अपनी धुरी पर भी लगाता है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, इसमें चंद्रमा जो है पृथ्वी से लगभग 3,85,000 किलोमीटर की औसत दूरी पर स्थित है। यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक ग्रह है। कौन? चंद्रमा। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ह्यूजेस चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है जो चंद्रमा पर स्थित है। ह्यूजेस चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसके बारे में आप लोग ये भी जानते रहिएगा। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन किसके कारण होते हैं। तो पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन किसके कारण होते हैं? ऊंचाई के कारण, ज्वार के कारण, सूर्य के कारण, चंद्रमा के कारण। तो इसमें पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन जो होते हैं वह किसके कारण होते हैं? तो वह होते हैं सूर्य के कारण। किसके कारण होते हैं? सूर्य के कारण होते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, इसमें पृथ्वी पर मौसम जो होता है वह सूर्य की गर्मी और हवा की गति के कारण होते हैं, चेंज होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, सूर्य की गर्मी और हवा की गति के कारण मौसम पृथ्वी पर चेंज होता रहता है, इसका कारण है। ठीक ना, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सौर मंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। तो सौर मंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के रूप में माना जाता है? बुध ग्रह को, शनि ग्रह को, वरुण को, शुक्र को। तो आप लोग बताइएगा, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा, यह शुक्र ग्रह है जो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। और आगे चलते हैं, हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो शुक्र हमारे सौरमंडल में सूर्य के समीप दूसरा ग्रह है। ठीक ना, जो सूर्य के समीप है यह दूसरा सबसे नजदीक ग्रह है। और इससे मतलब पहला जो नजदीक ग्रह होता है वह बुध है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है आप लोग इसको याद रखिएगा। और बुध और शुक्र सौरमंडल के एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। तो आप लोग ये भी जान लीजिएगा कि बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है सौरमंडल में। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे ग्रह नहीं माना जाता है। तो बृहस्पति को, मंगल को, प्लूटो को, शनि को किसे नहीं ग्रह माना जाता है? आप लोग इसको बताइएगा। तो कौन सा है कि जिसे ग्रह नहीं माना जाता है? तो यह प्लूटो जो है इसे ग्रह नहीं माना जाता है। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, यह क्वेश्चन है, अगस्त 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने IAU ने प्लूटो को बौने ग्रह की स्थिति से बाहर कर दिया था। उस समय यह था बौने ग्रह के रूप में इसे जाना जाता था, लेकिन यह इसे IAU ने 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने क्या किया? बौने ग्रह की स्थिति से बाहर कर दिया। और इसकी खोज किसने की थी? तो क्लाइड W टॉमबॉग ने की थी। प्लूटो ग्रह की जो खोज किए थे क्लाइड W टॉमबॉग ने किए थे। तो आप लोग इसके बारे में जान लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है कौन सा? यूरोपा, एटलस, टाइटन, कार्मे। तो इसके बारे में हम लोग बताना है। तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो शनि का सबसे बड़ा जो उपग्रह है यह टाइटन है। कौन है? टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। और इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, शनि के सबसे बड़े और दूसरे सबसे बड़े उपग्रह, ठीक ना, शनि के सबसे बड़े और दूसरे सबसे बड़े उपग्रह क्रमशः टाइटन और रिया है। ठीक ना, सबसे बड़ा ग्रह टाइटन है और उसके बाद दूसरा स्थान पर रिया एक ग्रह उपग्रह है जो शनि का है। इसके 82 उपग्रह भी हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि शनि के कितने उपग्रह हैं? तो आप लोग बताइएगा। 82 उपग्रह है। और एटलस शनि का आंतरिक उपग्रह है। जो एटलस है इसमें ऑप्शन में दिया है, तो एटलस जो है यह शनि का जो है आंतरिक उपग्रह है।
यह आप लोग इसको भी याद रखिएगा। और यूरोपा जो है यह बृहस्पति की परिक्रमा करने वाला सबसे छोटा उपग्रह है। किसका? बृहस्पति का यह। तो यूरोपा जो है बृहस्पति का सबसे छोटा उपग्रह है जो बृहस्पति का परिक्रमा करता है। और कर्मे जो है यह भी बृहस्पति का उपग्रह है। आप लोग इसके बारे में भी जानते रहिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन किस अक्षांश के बीच स्थित है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन किस अक्षांश के बीच स्थित है आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग इसको बताइएगा। 16 डिग्री नॉर्थ और 36 डिग्री नॉर्थ, 14 डिग्री नॉर्थ और 34 डिग्री नॉर्थ, मतलब इसके मतलब इनके बीच में कौन सा है ये अक्षांश दिया, इसके बीच में यह स्थित है गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा 10 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ में यह स्थित है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक नदियों द्वारा बनाई गई है, ठीक ना। यह इसके उपमहाद्वीप में जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं उसके द्वारा यह बनाई गई है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। यह 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ तक मतलब यह के बीच अक्षांश के बीच स्थित है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, भारत किस रेखा के उत्तर में स्थित है? तो भारत मकर रेखा के उत्तर में स्थित है, कर्क रेखा के, भूमध्य रेखा के, प्रधान मध्याह्न रेखा के। तो इससे बताना है तो भारत किस रेखा के उत्तर में स्थित है? तो यह स्थित है हमारा भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। तो इसको आपको बताना है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से यह 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है ना। तो यह आप लोग इसको याद रखिएगा। यह भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है, ठीक ना। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 1 डिग्री अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो 1 डिग्री जो अक्षांश होता है वह कितने किलोमीटर के बराबर होता है? 111 किलोमीटर, 145 किलोमीटर, 133 किलोमीटर, 122 किलोमीटर। तो यह कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो ये इसमें जो ऑप्शन सही होगा 111 किलोमीटर के बराबर होता है। ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा ये ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 1 डिग्री अक्षांश लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 डिग्री कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो यह 111 किलोमीटर के बराबर होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? तो देखिए असम से, मिजोरम से, नागालैंड से, मणिपुर से, इसमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है आपको बताना है। इसमें जो ऑप्शन आपको बताना है तो इसमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? तो ये इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इसमें जो ऑप्शन सही होगा तो यह मिजोरम सही होगा, ठीक ना। मिजोरम से जो है कर्क रेखा गुजरती है। आप लोग इसको याद रखिएगा। और कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। क्वेश्चन ये आया हुआ है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। उसमें कौन कौन राज्य है? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यह 8 राज्य हैं जिसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी के महाद्वीप भूपर्पट्टी की औसत मोटाई कितनी होती है? तो पृथ्वी के महाद्वीप भूपर्पट्टी की औसत मोटाई कितनी होती है? 300 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताइएगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए जो पृथ्वी की औसत भूपर्पट्टी की मोटाई है वह 30 किलोमीटर है। औसत की बात कर रहा है तो 30 किलोमीटर इसकी मोटाई है भूपर्पट्टी की। और इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। देखिए समुद्री क्रस्ट
की औसत मोटाई, समुद्र में जो क्रस्ट है, ठीक ना, उसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर होती है। क्रस्ट अगर पूछेगा तो आप बताइएगा उसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर होती है। और पृथ्वी की परतों की मोटाई जो होती है क्रस्ट, उसकी 5 से 70 किलोमीटर होती है। 5 से लेकर 70 किलोमीटर की मोटाई होती है। और आंतरिक कोर जो होती है, कोर की मोटाई 1200 से 1530 किलोमीटर होती है। आंतरिक कोर की मोटाई जो होती है वो 1230 से लेकर 1530 किलोमीटर की होती है। अब बाहरी कोर की जो मोटाई होती है 2200 किलोमीटर मोटी होती है। और मेंटल जो है वो मोटी होती है 2900 किलोमीटर, ठीक ना। यह क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछ सकता है। तो समुद्री क्रस्ट की मोटाई आपसे पूछ सकता है तो कितनी होती है, 5 किलोमीटर होती है। ठीक, चलिए आगे चल देखिए। यहाँ पे हमारा पूछा था पृथ्वी की महाद्वीप की भूप्रपटी की औसत मोटाई था, यह 30 किलोमीटर होगा महाद्वीप की भूप्रपटी की मोटाई। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, स्थल मंडल कितना मोटा है। स्थल मंडल कितना मोटा है। 25 से 45 किलोमीटर, 10 से 25 किलोमीटर, 10 से 200 किलोमीटर, 5 से 10 किलोमीटर। तो स्थल मंडल कितना मोटा है इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए इसमें स्थल मंडल है जो यह 10 से लेकर 200 किलोमीटर मोटा है स्थल मंडल। यह महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, आपसे क्वेश्चन यह पूछ सकता है। चलिए आगे जानते हैं। तो इसमें इतना ही है, इसके बारे में हम लोग आगे करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की क्रोध नहीं क्रोड, पृथ्वी की क्रोड यहाँ पे मुख्यतः किससे बनी होती है। यहाँ पे क्रोड होगा, यहाँ पे क्रोड होगा, आप लोग इसको याद रखिएगा, क्रोड, ठीक ना। पृथ्वी की क्रोड मुख्यतः किससे बनी होती है। निकिल एवं तांबे से, निकल एवं एल्युमिनियम से, निकिल एवं लोहे से, निकिल एवं मैग्नीशियम से। तो आपको बताना है पृथ्वी की क्रोड जो है वह किससे बनी होती है। इसमें से आपको बताना है तो क्रोड जो बनी होती है वह निकिल और लोहे की बनी होती है। किससे, इसमें निकिल और लोहे की मात्रा ज़्यादा होती है। पृथ्वी की क्रोड होती है उसमें निकिल और लोहे की मात्रा, जिसे हम लोग नीफे के नाम से भी जानते हैं, नीफे के नाम से भी जानते हैं। इसे क्रोड को हम नीफे के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए पृथ्वी की आंतरिक परतें 3 भाग में बटी हैं। किसमें, क्रस्ट, मेंटल और कोर, यह 3 होती हैं। क्रस्ट को हम सियाल के नाम से भी जानते हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। इसमें क्रस्ट में या सियाल में क्या पाया जाता है, तो सिलिका और एल्युमिनियम से बना हुआ है, ठीक ना। क्रस्ट जो है सिलिका और एल्युमिनियम से बना है। और मेंटल जो है यह मध्य भाग होता है और क्रस्ट जो है बाहरी भाग होता है। तो देखिए मेंटल में क्या पाया जाता है, तो मेंटल में सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है, जिसे सीमा के नाम से भी जाना जाता है। मेंटल को सीमा के नाम से भी जाना जाता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। और कोर की बात कर रहा है तो कोर सबसे गहरा भाग है जिसमें निकिल और लोहे की मात्रा पाई जाती है, इसे नीफे के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आप लोग एक एक याद कर लीजिएगा। क्रस्ट को हम सियाल के नाम से जानते हैं, मेटल को सीमा के नाम से जानते हैं, कोर को या क्रोड को इसे हम नीफे के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है एग्जामों में, तो इसको आप लोग जरूर पूरा याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी की महासागरीय ऊपरी परत क्रस्ट में मुख्य रूप से बने होते हैं। तो देखिए आ गया क्वेश्चन, जो क्रस्ट है ऊपरी परत महासागरीय की, उसमें क्या पाया जाता है, सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और एल्यूमिना, मैग्नीशियम और निकिल, और लोहा और एल्यूमिना। तो इसमें क्या पाया जाता है, आपको बताना है क्या पाया जाता है। तो इसमें जो पृथ्वी की महासागरीय ऊपरी परत होती है उसमें पाया जाता है, उसमें क्या पाया जाता है, तो उसमें सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक ना। तो ये ऊपरी परत में क्या पाया जाता है, सिलिका, सॉरी, इसमें सिलिका और इसमें पाया जाता है बाहरी परत है। तो बाहरी परत में क्या पाया जाता है, ऊपरी परत जो उसमें पाया जाता है सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है क्रस्ट में। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है। इसमें ऑप्शन हमारा जो गलत हो गया था, तो इसमें ऑप्शन देखिए यहाँ पे हम बताए हैं। तो यहाँ पे क्या एल्युमिना जो होता है क्रस्ट होता है, तो क्रस्ट में क्या पाया जाता है, सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है, ठीक ना, सियाल जिसे हम लोग कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन हमारा जो सही होगा बी ऑप्शन से होगा। कौन सा ऑप्शन से होगा, बी ऑप्शन से होगा।
ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो महाद्वीप में हल्के सिलिकेट से बने होते हैं, ठीक ना, जो महाद्वीप होते हैं वो हल्के सिलिकेट से बने होते हैं, जिस सिलिका और एल्युमिनियम जिसे इसमें पाए जाते हैं, सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है। और महासागरों में ज़्यादा मात्रा में सिलिकेट होते हैं, जिसे बेसाल्ट की तरफ सिलिका और मैग्नीशियम, जिसे सीमा भी कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे क्या पूछा था, तो यहाँ पे पूछा था हमारा महासागरीय, ठीक ना, तो हाँ सॉरी, तो यहाँ पे महासागरीय की बात कर रहा है, तो महासागरीय में हमारा सिलिका और मैग्नीशियम ही होगा, ठीक ना, सिलिका और मैग्नीशियम ही होगा। तो इसमें देखिए हम लोग इसके व्याख्या किए हैं। तो इसमें देखिए महासागरों में क्या पाया जाता है, सिलिका और मैग्नीशियम ही पाया जाता है, ठीक ना, यह बेसाल्ट की तरफ होता है, तो यह सिलिका और मैग्नीशियम ही सही होगा ऑप्शन। तो इसमें हम इसे सीमा के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आप लोग इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे चलते हैं। काला सागर किस महासागर में है? काला सागर किस महासागर में? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर। तो काला सागर किस महासागर में है, तो आपको बताना है। तो काला सागर यह कहाँ पे है, तो यह अटलांटिक महासागर में है। काला सागर कहाँ पे? अटलांटिक महासागर में है। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, सरगासो सागर जो है ये भी अटलांटिक महासागर में है। कैरेबियन जो सागर है ये भी अटलांटिक महासागर में है। भूमध्य सागर, गिनी की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, हडसन बे जो है, और ग्रीनलैंड सागर, अर्जेंटीना सागर, लेब्राडोर सागर, बाफिन की खाड़ी, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, यह सभी जो है अटलांटिक महासागर में है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें से आते ही हैं, ठीक ना, इसमें से सभी में से इसमें जो है इसमें से एक क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, यह अटलांटिक महासागर में सब है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। पृथ्वी की पपड़ी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों से बना है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इसमें नहीं आता है? तो इसमें से कौन सा तत्व नहीं आता है? कार्बन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, सिलिकॉन। तो कौन सा तत्व नहीं आता है जो कि 98% भाग से बना है? इसमें 8 तत्व हैं। तो इसमें जो नहीं पाया जाता है, तो यह क्या नहीं पाया जाता है, तो कार्बन नहीं पाया जाता है इसमें, ठीक ना। वह 8 तत्व कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, तो वह 8 तत्व हैं। पृथ्वी की पपड़ी का 8 तत्व, ऑक्सीजन पाया जाता है, सिलिकॉन पाया जाता है, एल्युमिनियम पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, और कैल्शियम पाया जाता है, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम से बना होता है। यह 8 तत्व हैं। यह आप लोग इसको याद रखिएगा। पृथ्वी की प्रॉपर्टी का 8 तत्व हैं, यह इसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, इन तत्वों में कार्बन मौजूद नहीं होता है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के पूर्व में स्थित है? तो भारत के पूर्व में स्थित है श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। तो भारत के पूर्व में कौन सा देश स्थित है? तो आप लोग जानते ही हैं। तो भारत के पूर्व में बांग्लादेश स्थित है। ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा, सी ऑप्शन सही है। इसमें इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, बांग्लादेश भारत के पूर्व में स्थित है। बांग्लादेश की राजधानी जो है ढाका है, और इसकी मुद्रा जो है बांग्लादेशी टका, इसकी वहाँ बांग्लादेश की टका है। आप लोग इसकी मुद्रा याद रखिएगा। यह दुनिया का 8वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। कौन? बांग्लादेश। यह दुनिया का दुनिया का 8वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है बांग्लादेश। इसको भी आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत की सीमा किस दिशा में म्यांमार से लगती है? तो भारत की सीमा जो है यह किस दिशा में म्यांमार से लगती है? पूर्व में, उत्तर में, दक्षिण में, पश्चिम में। तो भारत की सीमा किस दिशा में म्यांमार से लगती है? तो आप लोग जानते ही हैं कि भारत की सीमा जो है यह पूर्व में भारत से लगती है, ठीक ना, पूर्व दिशा में भारत से लगती है। और इसके थोड़ा सा बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, भारत 7 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कौन? तो भारत है वह अपने पड़ोसी देशों के साथ 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारत कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। मन्नार की खाड़ी द्वारा कौन सा देश भारत से अलग होता है? तो मन्नार की खाड़ी द्वारा भारत का कौन सा देश है जो अलग होता है? तो भारत से अलग होता है। तो बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, चीन। तो मन्नार की खाड़ी के द्वारा यह जो देश अलग होता है तो श्रीलंका है, मन्नार की खाड़ी के द्वारा भारत से अलग होता है। ऑप्शन हमारा बी इसमें सही है। चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? नर्मदा, दामोदर, कोसी, तापी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है दामोदर नदी को। किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है बंगाल का शोक। और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कहाँ का? बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए इसमें देखिए समुद्र नदी को, समुद्र नदी जो है, समुद्र नहीं होगा यहाँ पे, दामोदर नदी होगा। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों में अपनी विनाशकारी बाढ़ के कारण बंगाल का शोक के रूप में जाना जाता है। जो दामोदर नदी है वो पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों में अपनी विनाशकारी बाढ़ के कारण यह जानी जाती है। और दामोदर जो नदी है इसका उद्गम स्थल जो है यह छोटा नागपुर पठार की पलामू पहाड़ी से हुई है। तो दामोदर नदी जो है इसकी पलामू जो पहाड़ी है, छोटा नागपुर का पठार है, वहाँ से हुई है। और हुगली नदी की एक सहायक नदी है। यह कहाँ मिल जाती है? तो हुगली नदी में जाके दामोदर नदी मिल जाती है, उसकी एक सहायक नदी हो जाती है। नर्मदा मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है। तो नर्मदा जो नदी है वह मध्य प्रदेश और गुजरात में बहती है और बहुत महत्वपूर्ण होता है मध्य प्रदेश और गुजरात का पानी इसके लिए, ठीक ना। नर्मदा नदी का पानी गुजरात और मध्य प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि नर्मदा नदी कहाँ बहती है? तो मध्य प्रदेश गुजरात में बहती है। और हुगली नदी की सहायक नदी कौन सी होती है? दामोदर नदी है। और आप लोग जान ही गए कि कोसी नदी बिहार की कौन सी है? बिहार की शोक नदी है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, घग्गर नदी का उद्गम स्थल भारत का कौन सा राज्य है? तो घग्गर नदी का उद्गम स्थल भारत का कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। तो घग्गर नदी का उद्गम स्थल भारत का कौन सा राज्य से होता है? तो देखिए इसमें जो घग्गर नदी है वह भारत के हिमाचल प्रदेश में इसका उद्गम स्थल होता है। यह घग्गर नदी, आपसे ये जानते रहिएगा कि घग्गर नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश के से निकली है। और यह कहाँ जाती है? तो देखिए ये जाती है, घग्गर नदी जो है हिमाचल प्रदेश के शिवालिक काई से निकली है और यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में बहती है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में बहती है जो घग्गर नदी है। और पाकिस्तान में भी जाती है। इसे हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में किस नदी से? तो हकरा नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? तो देखिए अलकनंदा नदी है भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? तो भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है आप लोग को बताना है। देवप्रयाग में, देहरादून में, प्रयागराज में, चंपावत में। तो यह मिलती है, अलकनंदा जो नदी है वह कहाँ मिलती है? तो यह देवप्रयाग में मिलती है, देवप्रयाग में मिलती है। आप लोग इसको याद रखिएगा। और देवप्रयाग कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए तो देखिए भारत में 5 प्रयाग है, ठीक ना। इलाहाबाद प्रयाग नहीं है, वो संगम है, ठीक ना। भारत में 5 प्रयाग है, वो 5 प्रयाग के नाम से जाने जाते हैं। तो देखिए देवप्रयाग जो है उत्तराखंड में स्थित है और गढ़वाल जिले में। कहाँ पे देवप्रयाग कहाँ पे है? तो गढ़वाल जिले में स्थित है और उत्तराखंड में। यह अलकनंदा और नदी और भागीरथी और गंगा नदी से मिलती है, ठीक ना। अलकनंदा जो है भागीरथी और गंगा नदी से मिलती है। और जो विष्णु प्रयाग है ये भी हमारा क्या है? तो विष्णु प्रयाग कहाँ पे है? तो ये भी उत्तराखंड में है और चमोली जिला में है, ठीक ना। कहाँ पे? चमोली जिला में। इसके स्थान पर कौन सी नदी मिलती है? तो यहाँ पे अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदी मिलती है, ठीक ना। तो यहाँ पे जाके अलकनंदा जो है धौली गंगा में से मिल जाती है विष्णु प्रयाग में। आगे चलते हैं और देखिए नंद प्रयाग जो है, नंद प्रयाग जो है उत्तराखंड में चमोली जिला है। चमोली जिला में यह अलकनंदा जो नदी है वह नंदाकिनी नदी से मिलती है। जो अलकनंदा नदी है वह नंदाकिनी नदी से जाकर मिलती है कहाँ पे? नंद प्रयाग में। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, नंद प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? अलकनंदा और नंदाकिनी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए और कर्णप्रयाग जो है इसके बारे में जान लेते हैं। तो कर्णप्रयाग भी उत्तराखंड में है, यह गढ़वाल जिला में।
जहाँ पे अलकनंदा नदी पिंडर नदी से मिलती है। कौन सी नदी? अलकनंदा जो है वो पिंडर नदी से भी जाके मिलती है कर्णप्रयाग में। और रुद्रप्रयाग जो है यह उत्तराखंड में ये भी है। तो एक जिला है उत्तराखंड में, रुद्रप्रयाग एक जिला है। वहाँ पे अलकनंदा नदी है वो मंदाकिनी से मिलती है। मंदाकिनी एक नदी है, तो अलकनंदा जाके मंदाकिनी नदी से वहाँ पे मिलती है। तो यह 5 प्रयाग हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, उत्तराखंड में ये 5 हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह इससे प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से राजस्थान में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? लूनी, चंबल, बाणगंगा, बनास। तो राजस्थान में पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदी है वह लूनी नदी है। कौन सी है? लूनी नदी है। यह आप लोग इसको याद रखिएगा। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, तो लूनी जो है राजस्थान में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। यह अजमेर के पास अरावली रेंज की पुष्कर पहाड़ी से निकली है। कहाँ से? तो अरावली जो रेंज है, पर्वत है, उसके पुष्कर पहाड़ी से निकली है लूनी नदी। और यह गुजरात के कच्छ के रण की दलदली भूमि में जाकर समाप्त हो जाती है। तो यह जाके कहाँ समाप्त होती है? तो यह कच्छ के रण में जाके समाप्त होती है, दलदली भूमि में समाप्त होती है गुजरात के। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न होगा और पूछ सकता है कि लूनी नदी कहाँ से निकली है? तो अरावली रेंज की पुष्कर पहाड़ी से निकली है। यह अजमेर जिला में है। ठीक ना? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में जय हिंद पुल कहाँ स्थित है? तो भारत में जय हिंद पुल कहाँ पे स्थित है? कोलकाता में, हैदराबाद में, मुंबई में, चेन्नई में। तो भारत में जय हिंद पुल कहाँ पे स्थित है? तो यह आपको बताना है। तो यह स्थित है हमारा कोलकाता में। जय हिंद पुल जो है यह कोलकाता में स्थित है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, भारत जो सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती थी, जयंती पर कोलकाता के मजेर हाट ब्रिज का नाम जय हिंद रखा गया। इसका पुराना नाम जो है मजेर हाट ब्रिज है। इसका पुराना नाम आपसे ये भी याद रख सकता है कि पूछ सकता है कि जय हिंद का नाम जो बदल कर पहले पुराना नाम क्या था? तो मजेर हाट ब्रिज था। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक ना? और किसके जन्मदिन पर रखा गया था? तो सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर इसका नाम बदलकर रखा गया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है? देखिए क्वेश्चन आ गया, कौन सा अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है? कौन सा है? विष्णु प्रयाग है, नंद प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है, देव प्रयाग है। तो इसमें से आपको बताना है तो कौन सा है अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो यह जो रुद्र प्रयाग है, रुद्र प्रयाग में जाकर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है, मिलता है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, एशियाई शेर का अंतिम शेष निवास स्थान कौन सा जंगल है? तो एशियाई जो शेर है उसका अंतिम शेष निवास स्थान कौन सा जंगल है? गिर वन है, मोलाई वन है, कुकरेल आरक्षित वन है, बैकुंठपुर वन है। तो एशियाई जो शेर का अंतिम शेष निवास स्थान जो है वह कहाँ पे है? तो गुजरात में है, गिर वन। ठीक ना? यह कहाँ पे है? गुजरात में है। तो गुजरात में आप लोग इसको याद रखिएगा, गुजरात में। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं एक एक करके। तो देखिए, गिर वन जो है एशियाई शेरों का आवास है। इसमें लगभग 600 एशियाई शेर बचे हैं। अभी तक 600 एशियाई शेर बचे हैं गिर वन में, और यह गुजरात में है। और मोलाई वन जो है यह असम के जोरहाट जिले में स्थित है। तो देखिए इसमें था ऑप्शन में जोरहाट वन, मोलाई वन। तो मोलाई वन जो है यह असम के जोरहाट जिले में स्थित है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि मोलाई वन कहाँ पे है? तो असम के जोरहाट जिले में स्थित है। और कुकरेल आरक्षित वन है, एक लखनऊ में स्थित है। यहाँ पे क्या किया जाता है? जो विलुप्त मगरमच्छ हो रहे हैं उसकी प्रजाति की नर्सरी की जाती है। इसमें विलुप्त जो प्रजाति के मगरमच्छ हो रहे हैं तो उसकी यहाँ क्या की जाती है? लखनऊ में नर्सरी की जाती है। ठीक ना? तो आप लोग इसको याद रखिएगा। कुकरेल आपसे पूछ सकता है तो कहाँ पे? लखनऊ में। और बैकुंठपुर के जंगल में, बैकुंठपुर के जंगल जो है यह पश्चिम बंगाल में है। यह आपसे पूछ सकता है कि बैकुंठपुर के जंगल कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो आपको बताना है भारत में जूट का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? कटक उड़ीसा में, ओगोल आंध्र प्रदेश में, रिसड़ा पश्चिम बंगाल में, रायगढ़ छत्तीसगढ़ में।
तो देखिए इसमें जूट का जो पहला कारखाना बना था, स्थापित किया गया था, तो यह रिसड़ा जो पश्चिम बंगाल में है यहाँ पे किया गया था। और यह कब किया गया था? तो यह किया गया था, इसकी स्थापना 1854 में रिसड़ा कोलकाता में की गई थी। 1854 की में की गई थी। आप लोग इसको याद रखिएगा, रिसड़ा कोलकाता में की गई थी, 1854 में इसकी स्थापना की गई थी। पहला जूट का पहला कारखाना है, यह कोलकाता में किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। चिल्का झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो चिल्का झील किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। तो यह चिल्का झील किस राज्य में है? तो यह उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पे है? तो यह उड़ीसा राज्य में है और यह खारे पानी की झील है। कहाँ पे है? तो यह उड़ीसा में है, लेकिन यह खारे पानी की झील है। देखिए चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह खारे पानी की लैगून झील है। कौन? लैगून झील है खारे पानी की। आप लोग इसको याद रखिएगा, चिल्का झील। और एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन? यह चिल्का झील। एशिया की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील है, जो कि यह कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ठीक ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। सांभर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? केरल में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और कर्नाटक में। तो सांभर झील आपको बताना है, सांभर झील किस राज्य में स्थित है। तो सांभर झील जो है यह किस राज्य में है आपको बताना है। तो यह सांभर झील जो है यह राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में है। आप लोग इसको याद रखिएगा, यह सांभर झील राजस्थान में है। तो सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है। कौन सी? यह जो सांभर झील है भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है, यह राजस्थान में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। गोदावरी नदी भारत के भौगोलिक क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत हिस्से पर बहती है? तो गोदावरी जो नदी है वो भारत के भौगोलिक क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत हिस्से पर बहती है? 40%, 20%, 10%, 30%। आपको बताना है। तो इसमें जो गोदावरी नदी है भारत के भौगोलिक क्षेत्र पर यह 10% क्षेत्र पर बहती है। ठीक ना, 10% हिस्से पर बहती है। आप लोग इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है। और यह गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक के पास त्रयंबकेश्वर से निकली है। कहाँ से? गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकली है। आप लोग इसको याद रखिएगा, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकली है। यह महत्वपूर्ण आपको याद महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। महादेव की पहाड़ियां मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई हैं? तो महादेव की पहाड़ियां मुख्य रूप से किस राज्य में फैली है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में। तो महादेव की पहाड़ियां मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई हैं आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा, यह महादेव की पहाड़ियां जो फैली है यह मध्य प्रदेश में फैली है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और देखिए महादेव पहाड़ियां यह दक्षिणी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। जो दक्षिणी मध्य प्रदेश है वहाँ पे यह स्थित है। और महादेव पहाड़ियां प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें भगवान शिव का मंदिर है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भगवान शिव का मंदिर है। महादेव पहाड़ी प्रसिद्ध इसके लिए जानी जाती है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैवलॉक द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो लोकप्रिय पर्यटन स्थल जो है हैवलॉक द्वीप कहाँ पे स्थित है? गोवा में, लक्षद्वीप में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, केरल में। तो हैवलॉक द्वीप है यह कहाँ में है? तो यह है हमारा अंडमान और निकोबार में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हैवलॉक द्वीप एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। और यह हैवलॉक द्वीप जो है भारत के अंडमान द्वीप समूह में रीची के द्वीप समूह का हिस्सा है। कौन सी? रीची के द्वीप समूह का हिस्सा है हैवलॉक द्वीप। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर यह 32 है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है आपको बताना है। तो बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप है? मीरू, मिनिकॉय द्वीप और अंडमान और निकोबार। तो आपको बताना है कौन सा द्वीप है जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो आपको बता दें कि यह अंडमान जो निकोबार द्वीप समूह है यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक ना।
और यह महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप लोग इसको पूरा देखिएगा। तो चलिए देखिए इसमें के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और मिनिकॉय जो है यह अरब सागर में है, में स्थित है। और गुजरात में दीव है, ऑप्शन में दिया है। और मालदीव जो है मीरू या मालदीव में स्थित है, ठीक ना। यह आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, मीरू कहाँ पे? मालदीव में। दीव जो है गुजरात में है। मिनिकॉय जो है अरब सागर में स्थित है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, विश्व की सबसे लंबी राज्य मार्ग सुरंग कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी राज्य मार्ग सुरंग कौन सी है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, अटल सुरंग, नई कटराज सुरंग, मालीगुड़ा सुरंग। तो विश्व की सबसे लंबी राज्य मार्ग सुरंग कौन सी है? तो यह राज्य मार्ग जो सुरंग है यह अटल सुरंग है। राज्य मार्ग अटल सुरंग है, ठीक ना। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए यह रोहतांग सुरंग हिमाचल प्रदेश में मनाली राज्य मार्ग मनाली से, देखिए इसमें जो रोहतांग सुरंग हिमाचल प्रदेश में है वह मनाली मार्ग पर स्थित है, ठीक ना। मनाली मार्ग पर स्थित है, आप लोग इसको याद रखिएगा। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो सुरंग है यह जम्मू और कश्मीर में भारत में सबसे लंबी सड़क सुरंग है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। और नई कटराज सुरंग जो है महाराष्ट्र में स्थित है। और मालीगुड़ा सुरंग जो है उड़ीसा में स्थित है, ठीक ना। तो यह मालीगुड़ा जो सुरंग है यह उड़ीसा में स्थित है, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। और यह जो हमारी अटल सुरंग है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह रोहतांग सुरंग जो है हिमाचल प्रदेश में मनाली मार्ग पर है, ठीक ना। मनाली मार्ग पर स्थित है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है जो जम्मू कश्मीर और किस राज्य तक चलता है? तो NH44 जो है जम्मू कश्मीर से यह किस राज्य तक जाता है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो यह NH जो है 44 यह सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो यह जाता है तमिलनाडु तक, ठीक ना। तमिलनाडु तक जाता है। कहाँ पे? तमिलनाडु तक। तो ये देखिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जिसे पहले NH7 के नाम से जाना जाता था, देश का सबसे लंबा राजमार्ग है जो श्रीनगर से होकर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाता है, ठीक ना। तो यह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से होकर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाता है। इसका पुराना नाम NH7 था। और सबसे छोटा राजमार्ग पूछेगा तो NH 966B बताइएगा, और जो पहले 47A के रूप में जाना जाता था, ठीक ना। यह 47A के रूप में भी जाना जाता था। यह कोच्चि केरल में कुंदनूर और बिलीगडन द्वीप के बीच मात्र 8 किलोमीटर की दूरी को कवर करता है। यह सबसे छोटा राजमार्ग है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट प्रश्न है, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना किस वर्ष हुई थी? यह संपूर्ण जनगणना पूछ रहा है भारत में। तो 1881 में, 1872 में और 1900 में और 1860 में, इसमें से बताना है। तो भारत में पहली संपूर्ण जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो यह जनगणना कब हुई थी? तो आपको बता दें कि यह जनगणना हुई थी 1881 में, संपूर्ण जनगणना हुई थी। आप लोग इसको याद रखिएगा। और थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए भारत की पहली पूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी। पूर्ण जनगणना आज तक 10 वर्ष के बाद 15 बार यहाँ पे जनगणना होगा, जनगणना हुई है 15 बार जनगणना हुई है। 16वीं बार होनी थी तो वह टल गई है, 2021 में होनी थी, वह टल गई है। तो वह कब होगी? कोरोना की वजह से। तो 2023-24 में होगी। अब और जो इसमें हम लोग जो यह जनगणना होगी 23-24 में, इसमें देखिए यह पहली डिजिटल जनगणना होगी, ठीक ना। यह पहली डिजिटल जनगणना होगी और यह पहली बार इसमें जनगणना में ट्रांसजेंडर समुदाय को जनगणना में शामिल किया जाएगा। तो यह जनगणना 23-24 में होनी है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। इसमें अब ट्रांसजेंडर हैं समुदाय के लोग हैं, उसमें अब इनको शामिल किया जाएगा। तो यह आप लोग इस तरह आप लोग जानते रहिएगा।
यह संपूर्ण पूर्ण जनगणना की बात करेगा तो 1881 में 1881 में हुई थी। तो यह क्वेश्चन आज का 35 क्वेश्चन था। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपको वीडियो को जरूर शेयर करना है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।